अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 4.3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, देन हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे इस ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? द स्पेस या रीजन यानी इलाका, जगह अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द ऐसी जगह वेयर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ज़मीन की जो ग्रेविटी है यानी ज़मीन की कशिश की जो फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, किसी जिस्म के ऊपर अमल करती है। ऐसी फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। ज़मीन यानी अर्थ के गिर्द वो इलाका, वो जगह जहाँ तक ज़मीन की ग्रेविटी एक्ट करती है उसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और हमने इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स। इस पाथ के अलॉन्ग लेके जाएं, इस पाथ के अलॉन्ग लेके जाएं, या डायरेक्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, इस पाथ से हम जो है ऑब्जेक्ट को ए से बी तक जो है वो मूव करवाएंगे। फ़र्ज़ किया ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, हमने एक जिस्म को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है अलॉन्ग 3 डिफरेंट पाथ्स। इस पॉइंट को सी का नेम देते हैं, इस पॉइंट को डी का नेम देते हैं। तो ये डायरेक्ट ए बी है, तो एक हमारा पाथ 1 है, जिसको मर्जी कंसीडर करें पाथ 1। फॉर एग्जांपल ये पाथ 1 है, ए डी सी, ए डी बी, ए सी बी। फॉर एग्जांपल ये पाथ 2 है, और डायरेक्ट जो है ये पाथ 3 है। तो ये 3 डिफरेंट पाथ्स के अलॉन्ग हमने ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में ए से बी तक लेके जाना है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे ज़हन में रखें कि जो ए से बी तक ले जाते हुए उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस मैस के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो जो फोर्स एक्ट करेगी वो किसके इक्वल होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज़ होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वेट के इक्वल होती है। ज़मीन की अट्रैक्ट करने को, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम वेट कहते हैं, तो फोर्स वेट के इक्वल होती है यानी mg के इक्वल होती है। हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स एक्ट करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा mg के इक्वल होगी। तो हम इन 3 डिफरेंट पाथ्स के अलॉन्ग वर्क फाइंड आउट करेंगे और एंड में रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकला। तो पाथ 1 में हम वर्क फाइंड आउट करते हैं। पाथ 1, वर्क अलॉन्ग ए डी बी, जिसे मर्जी पाथ 1 कह दें, इसे पाथ 1 इसे कह दें, जो मर्जी, ए डी बी ये पाथ 1 है फॉर एग्जांपल। तो वर्क ए डी बी, ए टू डी, डी टू बी, तो ये इक्वल होगा वर्क फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क फ्रॉम डी टू बी। ए से डी तक जाते हुए जो वर्क करना पड़ेगा अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमने तय करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और डी से बी तक वर्टिकल डायरेक्शन में। और ये याद रखें कि ये वर्टिकल डायरेक्शन जो है यहाँ तक हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये हाइट एच तक हमने लेके जाना है। तो अब वर्क जो है इसका फार्मूला हम प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो ये फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे एफ डी कॉज ऑफ थीटा, तो हमारे पास इस फार्मूले को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे? जो एफ़ है वो मैंने बताया किसके इक्वल है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके इक्वल है? वेट के। और वेट क्या है? mg। तो एफ़ की जगह पर मैं mg यूज़ कर रहा हूँ। डी जो कि डिस्टेंस है, चूँकि बात हो रही है ए से डी तक जाने की, यहाँ पर ए डी वर्क है, सो डिस्टेंस को हम ए डी ही कंसीडर करेंगे। एंड कॉज ऑफ एंगल लेंगे, और एंगल चूँकि बात हो रही है किस चीज़ की? ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ज़मीन की ग्रेविटी, ज़मीन हमेशा डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को, लिहाजा फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है, यानी वज़न जो है वो नीचे की तरफ है। एफ़ जो है वो डाउनवर्ड है,
जबकि मूव हम कर रहे हैं किधर से, ए से डी की तरफ, तो एंगल जो है वो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज़ 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो कॉज ऑफ 90 डिग्री आ गया। ज़मीन ने किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना है तो वो डाउनवर्ड करना है, तो अर्थ अगर डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है तो एंगल जो है वो डिस्प्लेसमेंट और इसके फोर्स के दरमियान जो है वो कितना बनेगा, 90। तो ये कॉज 90 बना, प्लस ये वर्क ए टू डी था। वर्क डी बी में आए, फॉर्मूला यही है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो फोर्स किसके इक्वल है, वेट एम जी के। डिस्टेंस जो है डी बी, चूँकि बात डी से बी तक की हो रही है तो डिस्टेंस को हम डी बी का नेम देते हैं। और कॉज ऑफ थीटा, एंगल चेक करते हैं कितना है, तो हम जा रहे हैं डी से बी की तरफ, बट ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है। तो हेयर एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज़ 180 डिग्री। तो 180 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 180 डिग्री जो है वो इनके दरमियान एंगल बनेगा। सो कॉज ऑफ 180 डिग्री। सो एम जी ए डी एंड द कॉज 90 इज़ 0 प्लस एम जी डी बी, डी से बी डिस्टेंस चेक करें, मैंने इसको नेम दिया हाइट h और कॉज 180 डिग्री -1। तो इस तरह जब 0 को मल्टीप्लाई किया 0 हुआ, -1 को इनसे मल्टीप्लाई किया -mgh। तो वर्क अलॉन्ग ए डी बी यानी पाथ 1 में जो वर्क हमारे पास आया वो आया -mgh। फर्स्ट पाथ के अलॉन्ग हमने वर्क फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकंड पाथ में वर्क फाइंड आउट करते हैं, पाथ 2। तो पाथ 2 में जब हम वर्क मालूम करेंगे, वर्क ए सी बी, तो ये इक्वल होगा वर्क फ्रॉम ए टू सी, पहले ए से सी यानी वर्टिकली जाना है, प्लस फिर वर्क फ्रॉम सी टू बी, फिर हमने हॉरिजॉन्टली मूव करना है, फिर बी पे पहुंचेंगे। तो ए सी वर्क का फार्मूला चेंज नहीं होगा, एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा। एंगल्स पहले यहाँ पे चेक करें, जब हम ए से सी तक जा रहे हैं तो अपवर्ड जा रहे हैं, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, सो एंगल इज़ 180। और यहाँ पे सी से बी तक मूव कर रहे हैं, तो जहाँ हम सी से बी की तरफ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, बट ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट जो है वो डाउनवर्ड है, सो एंगल इज़ 90 डिग्री। तो ए से सी में एंगल 180 बन रहा है बिटवीन एफ एंड डी। सी से बी तक एफ और डी के दरमियान जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो एफ फोर्स हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, एम जी। डिस्टेंस हम ए सी ही लेंगे क्योंकि हम ए से सी तक जा रहे हैं। कॉज ऑफ एंगल क्या बन रहा है ए सी स्टेप में, 180 डिग्री, प्लस सी से बी तक मूव करेंगे तो फोर्स किसके इक्वल है, एम जी के। और डिस्टेंस हम सी बी ही यूज़ करेंगे, और सी बी जो हमारे पास पाथ है इसमें एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। सो एम जी ए टू सी अगर देखा जाए तो ये हाइट है h cos 180 डिग्री -1। इसी तरह से एम जी इंटू सी बी एंड cos 90 डिग्री इज़ 0, सो -mgh प्लस 0। तो वी में से कि वर्क अलॉन्ग ए सी बी इज़ -mgh सेम एज द वर्क डन अलॉन्ग पाथ 1। तो पाथ 2 में वर्क भी उतना ही आया, यानी माइनस का mgh। अब हमारे पास आ गया तीसरा पाथ यानी कर्व पाथ, उसमें वर्क फाइंड आउट करते हैं। पाथ 3 स्टूडेंट्स हमारे पास जो कि डायरेक्ट पाथ था, कर्व पाथ था, इसके अलॉन्ग वर्क फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पूरे पाथ को अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जिस तरह से पाथ 1 में देखें आप लोग, तो ये एक हॉरिजॉन्टल जो है वो डायरेक्शन थी और एक वर्टिकल डायरेक्शन थी। तो हमने हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस तय किया, फिर वर्टिकली डिस्टेंस तय किया, और यहाँ पर भी पहले वर्टिकली डिस्टेंस तय किया फिर हॉरिजॉन्टली। इसी तरह से थर्ड पाथ जो है इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल और देन ये हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल अगेन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना होगा। तो ओवरऑल अगर मैं लेवल बनाऊं ए का, तो ए से बी तक की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हाइट बन रही है हमारे पास h। तो अब हमने सबसे पहले इस पूरे पाथ को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में डिवाइड किया। ये ज़रा एहतियात से ध्यान से डायग्राम आप लोगों को बनानी है।
तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेप्स की। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स जो हैं हमारे पास, अब हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के लॉन्ग जो है वर्क ज़ीरो होगा, वर्क इक्वल होगा ज़ीरो के। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं उनमें एंगल जो है वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का। जस्ट लाइक पाथ 1 एंड पाथ 2। पाथ 1 में देखें आप लोग, तो जब हॉरिजॉन्टल आया हमारे पास ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो एंगल 90 बना। CB में भी एंगल कितना बना, 90। तो तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में एंगल क्या बनेगा, 90। एंड कॉज 90 डिग्री इज़ ऑलवेज ज़ीरो। इस वजह से वर्क जो है, जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, ना इस पे कोई वर्क होगा, ना यहाँ पे वर्क होगा, ना यहाँ पे होगा, ना यहाँ पे होगा। ये जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप हैं इनमें वर्क जो है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। दूसरा, हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था, टोटल पाथ को वर्टिकल स्टेप्स में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स बनाए तो वर्टिकल स्टेप्स जो कि ये हमारे पास हैं, जिसे हम कंसीडर कर लेते हैं डेल्टा वाई 1, ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं डेल्टा वाई 2, एंड अप टू सो ऑन, लास्ट वाले को कंसीडर कर लेते हैं डेल्टा वाई n। ये हमारे पास वर्टिकल जो स्टेप हैं उनके हमने नेम कंसीडर कर लिए। तो इनके अलॉन्ग वर्क जब हम फाइंड करेंगे तो वर्क फ्रॉम A टू B। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वर्क आएगा, गौर करें। वर्टिकल स्टेप्स में एंगल हमारे पास जो है वो 180 डिग्री का जो है वो होता है, यानी वर्टिकल स्टेप्स में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। जस्ट लाइक पाथ 1 एंड पाथ 2, जब हम मूव कर रहे हैं अपवर्ड तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, अपवर्ड जा रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है। सो एंगल दोनों जगहों पर 180 बना, और कॉज 180 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। सो एंगल हमें हर दफ़ा पुट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या था, FD कॉज ऑफ थीटा, और थीटा सब में 180 बन रहे हैं। तो थीटा अगर सब स्टेप में 180 डिग्री बन रहा है तो हमें बार बार एक ही एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉज 180 -1 है तो -FD हमारे पास, ये वर्क हम यहाँ पे करेंगे। तो फोर्स हमारे पास mg एंड D इज़ एक्चुअली डेल्टा y1। फिर सेकंड का वर्क, सेकंड जो हमारे पास वर्टिकल स्टेप है, -mg डेल्टा y2। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। एंगल चूँकि तमाम स्टेप में 180 बनेगा इसलिए बार बार 180 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एक ही दफ़ा सारे का सारा मेंशन करते हैं यहाँ पे अप टू सो ऑन, और लास्ट स्टेप में -mg डेल्टा yn। तो -mg जब हमने कॉमन लिया तो बच गया डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस डेल्टा yn। तो तमाम वर्टिकल स्टेप्स को अगर हम ऐड कर देते हैं आपस में तो ये टोटल हाइट आ जाएगी फ्रॉम A टू B, क्योंकि वर्टिकल स्टेप्स के ज़रिए ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुँच गया, A से B तक। सो -mg और ये सब का सम जो है किसके इक्वल है, h हाइट के। तो वर्क AB हमारे पास ये भी क्या आया, -mgh। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या निकला, ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखें, क्योंकि जो रिज़ल्ट है बेसिकली वही आप लोगों को एज अ क्वेश्चन बन के जो है पेपर में आता होता है। तो रिज़ल्ट कुछ यूँ बना कि हमने जब वर्क मालूम किया ग्रेविटेशनल फील्ड में अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स, तो वो डिफरेंट पाथ्स में वर्क जो है वो सेम आया। पाथ 1 में भी उतना ही आया -mgh, पाथ 2 में वही आया, पाथ 3 में वही आया। तो वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क हमने मालूम किया है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। हम चाहे पाथ 1 के ज़रिए वर्क फाइंड आउट करें, चाहे पाथ 2 के ज़रिए वर्क फाइंड आउट करें, चाहे पाथ 3 जो कि डायरेक्ट पाथ था उसके थ्रू वर्क फाइंड करें, हर पाथ में वर्क क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। इट मीन्स कि वर्क जो है ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हम करते हैं तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या हुई, कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी फील्ड होती है, ये जो ऊपर लिखा गया है यही फील्ड होती है, यानी ऐसी फील्ड जिस फील्ड में वर्क किया जाए किसी ऑब्जेक्ट पर और वो वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, हर पाथ पे वर्क सेम आए, तो ऐसी फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। और चूंकि अभी अभी हमने वर्क फाइंड किया है ग्रेविटेशनल फील्ड में और डिफरेंट पाथ्स के लॉन्ग वर्क क्या आया, बिल्कुल सेम आया है। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड अलॉन्ग 3 डिफरेंट पाथ्स इज सेम, सो वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा।
और ऐसी फील्ड जिसमें वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो यहाँ से ये भी साबित होता है। कंजर्वेटिव फील्ड की और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का जिक्र हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये भी वो कह सकता है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। या वो इस तरह से भी पूछ सकता है, प्रूव दैट द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, यानी जिसम ने जो पाथ फॉलो करना है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो मुख्तलिफ मेथड से बन सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर